हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यूर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, जो 4th नंबर पे आपको पोएम गिवन है, द ट्रीज। ऑलराइट, इससे पहले हम तीनों आपके चैप्टर्स जो हैं, स्टोरीज जो हैं, वो देख चुके हैं पूरे डिटेल में। यू कैन गो चेक दैट आउट। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द पोएम द ट्रीज, जिनकी ऑथर हैं एड्रियन रिच। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ट्रीज तो क्या मतलब, बहुत ही जनरल सा टर्म है, राइट? द ट्रीज। अब इसमें हमें टॉपिक से देख के तो कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि हम द ट्रीज में क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, ट्रीज बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, बचपन से देख के हम बड़े हुए हैं। बट क्या, किस तरीके से एड्रियन रिच जो हमारी ऑथर हैं, पोएट हैं, उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है ट्रीज को, क्या वो हमें मैसेज देना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, लार्जर देन लाइफ चीज़ जो मतलब होता है ना कि आप कभी जीते चले जाते हो, यू आर जस्ट गोइंग अलोंग विद द लाइफ, बट आप चीज़ें नोटिस नहीं करते हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें सच काइंड ऑफ इम्पैक्टफुल पीसेज, इम्पैक्टफुल पोएम्स, स्टोरीज, जिनसे हमें पता लगता है कि यस, इन एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, और वो क्या एस्पेक्ट है देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं ऑथर के बारे में। Adrian Rich was born in Baltimore, Maryland, USA in 1929. She is the author of nearly 20 volumes of poetry and has been called a feminist and a radical poet. अब सी, उनका जो जन्म हुआ, she was born in Baltimore, Maryland in USA 1929, और उनका जो काम है, it constitutes nearly 20 volumes of poetry. ठीक है, and also she has been called a feminist and a radical poet. अब सी, फेमिनिस्ट का मतलब क्या है? आजकल काफ़ी कॉमन वर्ड है फेमिनिज्म, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट हम सुनते हैं, बट ये तो काफ़ी पुरानी बात है, राइट? 1927। तो इससे हमें पता लगता है कि जो फेमिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है, इट डेट्स बैक टू 20th सेंचुरी। एंड 1927 में जब उनका जन्म हुआ, देन शी स्टार्टेड राइटिंग, तो काफ़ी प्रेवलेंट रहा है ये जो शब्द है। अब इसका मतलब क्या है? फेमिनिज्म इज़ अबाउट इक्वालिटी, क्योंकि हमें पता है कि हिस्ट्री में आज तक विमेन जो हैं उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं, राइट्स नहीं मिले हैं, इक्वल राइट्स एज मेन हैव। एक टाइम था जब औरतों को जॉब करना अलाउड नहीं था, वोट करना अलाउड नहीं था, ड्राइव करना अलाउड नहीं था, गाड़ी चलाना, ड्राइविंग जैसी चीज़ भी अलाउड नहीं थी। बट येस, थिंग्स आर चेंजिंग। बट देखा जाए तो एक कोर लेवल पे एक जितना चेंज आना चाहिए वो आज भी नहीं आया है। ठीक है, और इसीलिए ये जो पोएम है, मतलब ये फेमिनिज्म से ही रिलेटेड है, इसीलिए ये जो पोएम है वो हम आज भी पढ़ रहे हैं और ये आज भी रेलेवेंट है हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमारी सोसाइटी को आज भी फेमिनिज्म की ज़रूरत है। ऑलराइट, एंड दूसरी चीज़ आती है रैडिकल पोएट। रैडिकल मीन्स कि जब कोई लोग होते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम, एक कुछ लोग आते हैं, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, नेल्सन मंडेला के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सब जो एक तरीके से दीज आर द रियल सेलिब्रिटीज़, जिनके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये कुछ लोग हैं जिनको रैडिकल कहा जाएगा। दैट मीन्स जो दुनिया में एक अलग तरीके की क्रांति लाते हैं, अलग तरीके का चेंज लाते हैं, जो आगे बहुत फॉर डेकेड्स इट विल बी रिमेंबर्ड। ठीक है, तो शी वॉज कंसिडर्ड अ रेडिकल पोएट, कि उनके जो थॉट्स थे उस टाइम पे और आज भी उनकी रेलिवेंस है। उनके जो थॉट्स थे वो बहुत फ्यूचरिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में चेंज लाने वाले थे। अब वो क्या थॉट्स थे वो हमें अभी इस पोएम से पता लग जाएगा। और खुद सोचो कि एक ये हमारी छोटी सी पोएम में हमें इतने बड़े बड़े मैसेजेस मिल रहे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सोचो, उन्होंने 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री उनमें जो लिखा होगा, such visionary people, right? And it's very nice that we get to know about all these things and all these people in our lives, और हमें बहुत privilege feel करना चाहिए कि एटलीस्ट हमको उनका काम आज भी पढ़ने को मिल रहा है। So the poem The Trees has a symbolic meaning. The trees represent women. See, अब यहाँ पे क्या है, सिंबॉलिक का मतलब क्या है? जब हमने फायर एंड आइज पढ़ा था तब भी हम यही बात कर रहे थे कि जो फायर और आइज है वो एज सिंबल्स यूज हो रहे हैं। देखा है ना? जैसे देखा जाए तो आप क्या करते हो, ऐसे गाड़ी पे
लेट्स सपोज किसी ने नई गाड़ी ली है या फिर गाड़ी सीखी है, स्टार्ट करी है ना, तो उसके पीछे हम क्या करते हैं, एल का साइन लगा देते हैं कि भाई ये नया बंदा है, तो ताकि पीछे वाले को पता लग जाए कि जस्ट बेयर विद दैट पर्सन, क्योंकि भाई उसने अभी नई नई सीखी है, वो एकदम से ही इज नॉट वेरी एफिशिएंट और शी इज नॉट वेरी एफिशिएंट। तो दैट्स वाई क्या हुआ, एक सिंबल की तरीके से यूज किया गया दैट सामने वाला बंदा जो है वो नाइव है, अभी नया है किसी भी चीज में, नोविस है, तो आप क्या करो, उसी तरीके से डील करो। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को सिंबल की तरह यूज करते हैं किसी और मीनिंग को रिफ्लेक्ट करने के लिए, तब वो जो होता है वो सिंबॉलिक मीनिंग कहलाता है। फायर एंड आइस में हम क्या कर रहे थे, डिजायर और हेट्रेड को सिंबॉलिक रूप में प्रेजेंट कर रहे थे, किन चीजों से, डिजायर से और फायर से और आइस से। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस पोएम को जब भी आप देखोगे ना, थोड़ी अपसर्ड लगेगी जब आप पोएम स्टार्ट करोगे पढ़ना, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे और ट्रीज की जगह वुमेन को रखोगे, औरतों को रखोगे, तब आपको हल्का हल्का आइडिया पड़ेगा कि भाई एड्रियन रिच यहाँ पे कहना क्या चाहती थी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में पोएम से पहले, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। अब यहाँ पे क्या है, एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है आपके दिमाग में कि आपको बोला जाए कि भाई जंगल है, जंगल में चले जाओ। ठीक है, अब जंगल में आपको पेड़ ही नहीं दिख रहे, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जंगल है जब उसमें पेड़ ही नहीं होंगे, है ना। तो इसी यहाँ से ही पता चलता है कि वो क्या बताना चाह रही हैं कि विमेन वर मेंट टू बी आउटसाइड, उनको निकलना हमेशा अलाउड होना चाहिए था। ऐसी कभी सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए थी कि औरतें जो हैं वो वर्ल्ड में ना दिखें, वर्ल्ड में बाहर ना हो, घरों से बाहर ना निकलें। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसमें औरतें हमें बाहर ही नहीं दिखती, तो वो वर्ल्ड ही नहीं है। ये कहने का यहाँ पे मतलब है कि जिस तरीके से फॉरेस्ट, ट्रीज के बिना फॉरेस्ट ही नहीं लगता, ऐसे ही वर्ल्ड जो है वो लेडीज या औरतों के बिना वर्ल्ड नहीं लगता। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो। और यहाँ पे जो ट्रीज हैं इस पोएम में वो कहाँ पे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, ये हमें आंसर, मतलब इसका हमें मिलेगा जब हम पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये स्टार्ट हो रही है आपकी पोएम। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। अब सी, जब भी जैसे ही हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, तो दिमाग में एक वही चीज रखना कि हम यहाँ पे ट्रीज की जगह विमेन की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो वो कह रही हैं पोयम में जो ट्रीज हैं वो इनसाइड हैं। जैसे हमने औरतों को अभी तक घरों में रखा है कि उनको अलाउ नहीं करते हम बाहर जाने के लिए, ऐसे ही जो है ट्रीज जो है वो हमें घर के अंदर दिख रहा है, अभी घर के अंदर है। देखने में कैसा, कितना अपसर्ड लग रहा है, राइट। तो ये देखो कितना अच्छा उन्होंने इमेज क्रिएट करा जिससे हमें पता लगे कि औरतों को घर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये जो सीन है वो उतना ही अपसर्ड है, उतना ही वियर्ड है, जितना हमें एक पेड़ घर के अंदर देखने में लग रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो ट्रीज अंदर हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं बाहर निकलना। दे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, दैट मीन्स जहां पे वो बिलोंग करते हैं, इनिशियली उनको जहां पे होना चाहिए था वहीं पे वो जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और अभी तक जब तक हम बात कर रहे हैं, इतने दिनों में जो फॉरेस्ट है वो क्या था, खाली था, क्योंकि वहां पे पेड़ ही नहीं थे। अब पेड़ नहीं है तो फॉरेस्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है, पहला, वेयर नो बर्ड कुड सिट। अब आप क्या है, चिड़ियों को देखते हो, पेड़ों पे बैठी हुई तो दिखती हैं आपको, है ना, या उड़ती हुई दिखती हैं या बैठी हुई दिखती हैं, या फिर उनके जो घोंसले होते हैं वो भी आपके उसी पे बनते हैं, पेड़ों पे बनते हैं। तो क्या है, जब ट्रीज ही नहीं है फॉरेस्ट में तो बर्ड्स कहाँ पे बैठेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, नो इंसेक्ट हाइड। नो इंसेक्ट टू हाइड मतलब कि जैसे इंसेक्ट्स होते हैं वो कहाँ, आपके ट्रीज के अंदर अंदर, है ना, इन्हीं में तो छुपते हैं जाके, ब्रांचेस पे होंगे या कहीं पे भी होंगे, एंड बट होते आपके ट्रीज पे हैं। तो इंसेक्ट्स को भी क्या है, कोई जगह नहीं है छुपने के लिए। नेक्स्ट, नो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो। बेरी का मतलब क्या होता है, हाइट, मतलब छुपना। ठीक है, तो देखो जैसे क्या होता है, जब आप नॉर्मली एक सिनेरियो देखो जहाँ पे खूब सारे पेड़ हों, ठीक है, बड़े बड़े घने, और यहाँ पे जैसे सन जो है वो चमक रहा है, तो उसकी जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी छन के नीचे आती हैं, है ना, और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी शैडोज क्रिएट हो जाती हैं। तो यही वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं है, इस वजह से जो सन है उसकी जो शैडो है उसमें भी वो नहीं छुप पा रहा है, क्योंकि शैडो ही नहीं बन पा रही, क्योंकि वहां पे ट्रीज ही नहीं है।
द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब सी, अब वो क्या बोल रही हैं कि अभी तक जो नाइट्स थी, जितनी ये सारे ऑल दीज नाइट्स जितनी भी गुजरी हैं इससे पहले रातें, रातों का मतलब क्या है, डार्क टाइम्स। शी इज ट्राइंग टू से कि अभी तक क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट नहीं हुई थी, औरतें घर के अंदर ही थी, ट्रीज हमारे घर के अंदर ही थे, ये जो टाइम है एक सिंबॉलिक फॉर्म में कहा जा रहा है कि ये डार्क टाइम्स थे, और अब ये जो डार्क टाइम है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कैसे? जब ट्रीज मूव आउट कर जाएंगे फॉरेस्ट में जहां पे वो बिलोंग करते हैं, बाय द मॉर्निंग, सुबह तक ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, और क्या हो रहा है, सारी रात, पूरी रात, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई मॉर्निंग तक जो है सारे ट्रीज जो हैं वो बाहर पहुंच जाएंगे, घर के अंदर जितने भी हैं, तो क्या है, उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना भाई, ट्री है यहाँ पे, इसके रूट्स होंगे, तो पूरी रात जो है क्या है, वो रूट्स काम कर रही हैं। किस तरीके से काम कर रही हैं? टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। अब यहाँ पे डिसएंगेज देमसेल्व्स का क्या मतलब है? टू सेपरेट देमसेल्व्स। इंगेज का मतलब क्या होता है? जब आप इन्वॉल्व होते हो, इंगेज हो जाते हो किसी से। तो डिसएंगेज का मतलब क्या होगा? जब आप अपने आप को सेपरेट करते हो उनसे, राइट? तो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो किस चीज पे काम कर रही हैं? वो डिसएंगेज करना चाह रही हैं, किससे? फ्रॉम द क्रैक्स, जो क्रैक्स बन गए हैं वरांडा के फ्लोर में। वरांडा क्या है? वरांडा वैसे नॉर्मल सा वर्ड है, पता ही होगा। अ रूफ्ड प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अब जैसे सामने को होता है वरांडा ही बोलते हैं हम भी हिंदी में ही उसको, है ना? तो हिंदी में चाहे कुछ और बोलते हो, बट यूजुअली वर्ड उसका वरांडा ही होता है, कि घर के बाहर जो स्पेस होता है, जो उसमें छत लगी होती है, उसको वरांडा कहते हैं। तो वरांडा में क्या है, थोड़े क्रैक्स आ गए हैं, उससे क्या है, छुटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ट्रीज की रूट्स, और वो उसी में लगे हैं पूरी रात। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, और क्या है, जो घर है उसमें जो ग्लास लगे हैं वो स्ट्रेन कर रहे हैं। स्ट्रेन का मतलब क्या है? मेक एफर्ट्स टू मूव, मतलब एक प्रेशर लगा रहे हैं, किस पे? टुवर्ड्स द ग्लास, ताकि वो तोड़ के उसमें से बाहर निकल पाए। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। अब क्या है, छोटे ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्टेम, जो जैसे ये वाले पार्ट होते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं यहाँ पे स्टेम के, किसी भी पेड़ के छोटे छोटे जो आगे के ब्रांचेस होते हैं, जो एग्जैक्टली लीव्स भी नहीं होते हैं बट थोड़े टेंडर पार्ट्स होते हैं, उनको ट्विग्स कहते हैं। तो क्या हो रहा है, वो ट्विग्स भी जो हैं वो क्या है, स्टिफ हो गए हैं एक्सर्शन से। एक्सर्शन का मतलब क्या है? एफर्ट। जैसे आप कहीं पे किसी चीज के लिए एफर्ट लगाते हो, जैसे मान लो अगर आपको कोई हैवी चीज पुश करनी है, तो आप क्या करते हो? यू टाइटन योर बॉडी, राइट? और उसके बाद आप पूरा प्रेशर लगाते हो। तो वो यही बोल रही हैं कि जो छोटे छोटे ट्विग्स भी है ना पेड़ के, वो भी क्या कर रहे हैं, एक एक्सर्शन लगा रहे हैं, एक वेरी बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं अपनी बॉडी को स्टिफ करके। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ। अब एक एक करके वर्ड्स देख लेते हैं। क्रैम्प्ड का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्टेड, मतलब क्रुकेड, थोड़ी सी, जैसे अब ऑब्वियसली बात है, ये जो पेड़ है वो सूखा सूखा सा है, तो ये जो ऐसे करके क्रुकेड शेप बनी हुई है, इट्स नॉट स्ट्रेट या फिर इट्स नॉट फ्लुएंट, वो उसको ही आप क्रैम्प्ड बोल रहे हो। बोज मीन्स ब्रांचेस। अब ब्रांचेस का दूसरा वर्ड है यहाँ पे बोज, एंड शफलिंग मीन्स मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो एक प्लेस से दूसरी तरफ में हिलने को ऐसे करके शफल करना कह रहे हैं, कि ये जो हमारी ये जो टेढ़ी मेढ़ी ये जो ब्रांचेस है ना, ये क्या कर रही हैं, शफल कर रही हैं, किससे? अंडर द रूफ के अंडर खूब जोर जोर से हिल रही हैं, इन एन एफर्ट टू एस्केप, बाहर निकलने के लिए। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स हाफ डैज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो अभी हम ट्रीज की बात कर रहे थे, यहाँ पे उन्होंने क्या है, एक रेफरेंस ले ली है, कि ऐसा लग रहा है जैसे जब कोई पेशेंट होता है ना, तो क्या होता है, हॉस्पिटल का जो माहौल होता है या क्लिनिक का माहौल होता है, वो बहुत ज़्यादा ही मोनोटोनस होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, राइट? नोबडी वांट्स टू स्टे देयर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, और अगर उनको छोड़ दिया जाए एकदम से, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा दवाई के इन्फ्लुएंस में होते हैं, सही नहीं हो पाते हैं पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी दे आर डेस्परेट। मतलब अगर उन्हें बोल दिया जाए कि भाई आप छोड़ के निकल जाओ, तो वो निकल जाएंगे। और वो कैसे लगते हैं? हाफ डेज्ड लगते हैं। हाफ डेज्ड का मतलब क्या होता है? जब आप थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आपकी कम होती है, आप ऐसे झूलते हुए जा रहे होते हो। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और बाहर क्या है, डोर्स की तरफ आप जा रहे हो, बाहर निकलने के लिए आप डेस्परेट हो। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters.
अब क्या है, मैं अंदर बैठी हूँ, जो पोएट हैं वो अंदर बैठी हैं, और क्या है, मेरे जो डोर्स हैं वो खुले हैं, वरांडा की तरफ डोर्स खुले हैं, तो वो ऐसे बैठे हैं जैसे उनको सामने, जैसे शी ऐसे करके सामने शी सीइंग द वरांडा डोर्स, एंड वरांडा दिख रहा है उनको, डोर भी खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो क्या कर रही हैं, लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं, इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब वो ये जो लॉन्ग लेटर्स हैं वो लिख तो रही हैं, लेकिन इनमें वो क्या मेंशन नहीं कर रही हैं, जो डिपार्चर है ना वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रही हैं। स्केर्सली का मतलब होता है हार्डली, ठीक है, और लेस मतलब कम मेंशन करना, कम क्वांटिटी में मेंशन करना। तो वो लेटर्स लिख तो रही हैं, बट वो इतने बड़े ये जो इवेंट है इसके बारे में शी हैज नॉट मेंशन्ड अ लॉट। ऑलराइट, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। और क्या है, जो रात है, जो नाइट है वो एकदम फ्रेश है, और जो मून है वो एकदम शाइन कर रहा है ओपन स्काई में, खुला आसमान है और उसमें मून पूरा निकला हुआ है और एकदम इट इज शाइनिंग वेरी ब्यूटिफुली। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स। और क्या है कि जो स्मेल ऑफ लीव्स है, मतलब पेड़ों की जो स्मेल है, लीव्स हैं उनकी, और लाइकन, लाइकन क्या एक पैरासिटिक प्लांट होता है, मतलब पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो आपका ऐसे डेवलप कर जाता है ट्रीज पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि लीव्स और लाइकन दोनों की जो खुशबू है, जो स्मेल है, ठीक है, वो क्या हो रही है, एक ऐसे रीच कर रही है वॉइस में कि जैसे कोई आवाज दे रहा हो, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं ना कि आवाज बहुत जल्दी पहुंचती है ना, पता लगता है कि भाई कहीं से आवाज आ रही है। तो ऐसे ही क्या है कि वो जो स्मेल है, जो सेंट है, वो क्या हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आवाज दे रहा है, वॉइस आ रही है किसकी, इन ट्रीज की, इन लीव्स की। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। और क्या है, मेरे जो दिमाग है, मेरा सर है, उसमें क्या है, बहुत सारे लाइक फुसफुस फुसफुस करके बातें चल रही हैं, और बहुत सारे विस्पर्स चल रहे हैं, विच टुमारो विल बी साइलेंट। और क्यों, क्या हो जाएगा, कल ये सारी चीज़ें, ये जो विस्पर्स हैं, ये सब कुछ साइलेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका मानना है कि सुबह तक सारे जो पेड़ हैं वो घर को छोड़ के फॉरेस्ट में निकल चुके होंगे। लिसन द ग्लासेस ब्रेकिंग। और क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो इन सब विस्पर्स के बीच में, कि जो ग्लास है, मतलब ग्लास का यहाँ पे क्या है, एक सिंबॉलिक मीनिंग ये बताया जा रहा है कि ग्लास एक तरीके से वो सारी रेस्ट्रिक्शंस है ना, जो ऐसे देखने में इतनी बुरी नहीं लगती हैं, राइट, लेकिन वो हुआ है तो रेस्ट्रिक्शंस ही ना, वो दूसरे देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम प्लेजेंटली अपने घर में रह रहे हैं, वी आर कंफर्टेबल, ठीक है, हम काम नहीं करते तो क्या, हम घर पे रहते हैं, खाना पीना सब हमको मिलता है, वी केटर टू आवर फैमिली नीड्स, राइट। लेकिन फिर भी वो हैं तो आपको रेस्ट्रिक्शंस ही ना, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप क्या हो, आप फंसे हुए, यू आर इम्प्रेजेंट। तो ग्लास जो है वो उसी सब बाउंडेशंस को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, सिंबॉलिफाई कर रहा है सारी बाउंडेशंस को। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट। स्टम्बलिंग का मतलब क्या, ट्रिप ओवर, जैसे आप चल रहे होते हो, नीचे अगर कुछ आ जाए तो एकदम से आप लड़खड़ा के आगे को चले जाते हो, उसी को स्टम्बलिंग कहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो ट्रीज हैं वो निकल रहे हैं घर से बाहर, तो वो स्टम्बल कर रहे हैं नाइट में, अंधेरा है, उनको शायद पता नहीं चल रहा है उनको रास्ता, तो वो क्या कर रहे हैं, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम। और क्या हो रहा है कि हवाएं जो हैं वो आके क्या कर रही हैं, वो एकदम से जोर से आके उनको मिलने के लिए आगे आ रही हैं, दे आर ट्राइंग टू ग्रीट देम, दे आर ट्राइंग टू वेलकम देम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही एक पिक्चर ड्रॉ करी जा रही है, एक ग्लोरियस पिक्चर ड्रॉ करी जा रही है कि द मोमेंट द वुमेन हैव स्टार्टेड exiting their homes, they have started entering the world। तो क्या हो रहा है कि winds जो हैं वो उनको खुले हाथों से, खुले बाहों से, they are welcoming them and they are rushing to meet them। The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब क्या है, फ्लैश का मतलब क्या है, ग्लेयर, शाइन, एकदम चमकता हुआ। और ओक क्या है, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, अ लार्ज स्ट्रॉन्ग ट्री जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। ओक का जो लकड़ी है उससे क्या होता है, बहुत सारा फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वो ट्रीज बाहर निकल गए हैं तो जो मून है वो ऐसे चमक तो रहा है, उसकी फ्लैश आ रही है, लेकिन उस ओक ट्री की जो ब्रांचेस हैं उसकी वजह से क्या लग रहा है कि जो मून है वो क्या हो गया है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो ये थी जी आपकी सारी पोयम,
द ट्रीज, जिसमें हमने देखा कि एक सिंबल की तरीके से यूज़ किया जा रहा है किसको, ट्रीज को, जो कि बता रहे हैं कि भाई वुमेन नीड टू एंटर नाउ इनटू द वर्ल्ड एंड दे आर नॉट सपोज टू बी सप्रेस्ड, और उनको घर में नहीं रहना चाहिए, उनको बाहर निकलना चाहिए. दिस इज़ अ फेमिनिज्म आइडियोलॉजी दैट वी स्टिल नीड टुडे, बिकॉज चेंजेस तो आ गए हैं, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बट इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि अभी हम इस कॉन्सेप्ट को भूल जाएं या हम इनके लिए लड़े नहीं. ऑल राइट, सो दिस वॉज द वेरी ब्यूटिफुल पोएम, जिससे हमें एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज सीखने को मिला है. तो अभी इसकी फटाफट से समरी देख लेते हैं. The poet talks about trees symbolically. They refer to women who have been healed and are ready to move out of their houses to fulfill their primary purpose, to renew the forest of mankind. अब क्या है कि सिंबॉलिकली यूज किया जा रहा है ट्रीज को, किनको डिपिक्ट करने के लिए, वुमेन को डिपेक्ट करने के लिए. और अब वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो वुमेन है, जिनको इतने सालों तक सप्रेस करके रखा गया है, अब वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा हील हो चुकी हैं, वो अब जुड़ चुकी हैं, क्या है, और वो बाहर निकलने के लिए रेडी हैं, आउट ऑफ देयर हाउसेज टू फिलफिल देयर प्राइमरी पर्पस. मतलब उनका जो मेन काम था, जिसके लिए वो पैदा हुई थी, जिसके लिए शी हैड टेकन बर्थ, वॉज टू सर्व मैनकाइंड, टू रिन्यू द फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड मतलब जो हमारा दुनिया है, हमारा वर्ल्ड है, जो मेल्स डोमिनेंट है, मेल ने डोमिनेट कर रखा है, उसको अब थोड़ा चेंज करना, उसको एक तरीके से बचाने का टाइम आ गया है. एंड द वुमेन हैव एंटर्ड द फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड. As women have remained indoors, the forest has become empty. The birds and the insects are shelterless. और इसी से हमें पता चलता है कि भाई जो ट्रीज हैं, क्योंकि वो घर के अंदर है, वो फॉरेस्ट में नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि जो बर्ड्स हैं और जो इंसेक्ट्स हैं, उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए. The sun rays do not have the trees to fall upon and thus reach the earth. और क्या है, जो सन रेज हैं वो उनकी क्या हो रहा है, ट्रीज ही नहीं है, तो उनकी वजह से वो शैडो नहीं बना पा रहे हैं और उसके नीचे छुप पा रहे हैं. She says that the forest will be full of trees the next morning. और जो पोएट हैं वो कह रही हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना पेड़ों का घर से निकलने का, वो आपका सिर्फ आज रात में चलेगा, और वो अगले दिन जब तक सुबह होगी तब तक सारी जो पेड़ हैं वो निकल चुके होंगे फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट में जा चुके होंगे. The roots of the trees are working hard to separate from the floor of the veranda where they have remained fixed. और क्या है, जो रूट्स हैं पेड़ों के, जो जड़ें हैं, वो क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं ताकि वो वरांडा के जो क्रैक्स हैं, जिनमें वो हमेशा से फंसे हुए हैं, सिचुएटेड हैं घर के अंदर, उससे क्या कर रही हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं उन शैकल्स को तोड़ने के लिए. The leaves and branches are moving towards the glass windows. और क्या है, जो लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, ट्विग्स हैं, वो क्या कर रही हैं, वो विंडोज की तरफ प्रेशर लगा रही हैं बाहर निकलने के लिए. They are desperate to move out just like a newly discharged patient who has not recovered completely. और ये जो पेड़ हैं जिनको हम एज अ वुमेन को सिम्बॉलिफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, दे आर डेस्परेट, बहुत ज़्यादा उनके अंदर इच्छा है, दे आर वेरी कीन कि हम जल्दी से जल्दी इन सारे शैकल्स को तोड़ के हम बाहर निकलें. और वो कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है जिसको बहुत दिन से हॉस्पिटल में रखा जाता है और वो अंदर खुश नहीं है, तभी तो वो डेस्परेट है ना बाहर निकलने के लिए. तो ऐसा ही लग रहा है, और वो हाफ डेज्ड है, मतलब थोड़ी सी उनकी कॉन्शियसनेस कम है, और वो धीरे धीरे ऐसे दे आर डेस्परेट टू कम आउट ऑफ द क्लिनिक. मूव्स टू द एग्जिट डोर ऑफ द हॉस्पिटल इन अ हरी. और वो जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, उस क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाह रहे हैं. The poet is sitting in her house with the doors of the veranda open. और क्या है, वो अपने घर में अंदर बैठी हैं जिसमें उनके डोर्स खुले हैं, and she is able to see the veranda. She is writing letters but does not mention this movement of the trees. और वो लिख रही हैं, लेटर्स तो लिख रही हैं वो, लेकिन ये जो मूवमेंट है ट्रीज का, उसको वो वहाँ पे स्केर्सली मेंशन कर रही है, मतलब शी हार्डली मेंशंस दिस होल एपिसोड. इट इज़ नाइट टाइम. उसके बाद क्या है, नाइट टाइम चल रहा है ये जब पूरी बात हो रही है. द स्काई इज़ क्लियर एंड अ ब्राइट मून इज़ विजिबल. और बहुत पीसफुल सा एक एटमॉस्फेयर है, स्काई एकदम क्लियर है और उसमें हमें एकदम चमकता हुआ, फ्लैश करता हुआ मून दिखाई दे रहा है. She can smell the leaves and lichen which seem to be calling out desperately. और क्या है, एक आवाज़ आ रही है किससे, लीव्स और लाइकन की जो खुशबू है वो ऐसी लग रही है जैसे कोई आवाज़ आपको दे रहा है, एंड द वॉइस इज़ वेरी डेस्परेट.
शी hears द ग्लास ऑफ द विंडो पेन ब्रेकिंग एंड देन एकदम से क्या होता है कि जो विंडो पेन मतलब विंडो का जो ग्लास है वो क्या है, टूट गया है, उसकी आवाज़ उनको सुनाई देती है. द ट्रीज आर मूविंग आउट एंड द फास्ट ब्लोइंग विंड एम्ब्रेसेस देम. और जो पेड़ हैं वो फाइनली क्या है, बाहर निकल चुके हैं और जो तेज़ हवा है वो आके एम्ब्रेस कर रही है, उसको वेलकम कर रही है ट्रीज को. As the trees have reached the forest, the tall and strong oak tree overshadows the moon. और क्या है, एकदम से जब वो ट्रीज जो है वो बाहर निकले हैं तो जो टॉल और स्ट्रॉन्ग एकदम स्ट्रॉन्ग ओक ट्री है वो क्या कर रहा है, ओवर पार कर रहा है मून को. और अब ऐसा लग रहा है मून की तरफ देखने में जैसे मून के बहुत छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं और वो टूट गया है. एंड इट सीम्स द मून हैज बीन ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस. तो दिस वॉज द पोएम और इसकी हमने समरी भी देखी अभी. इसके बाद हम जल्दी से इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लेते हैं डिटेल में, ताकि आपको थोड़ी और पोएम में क्या होता है, कंटेंट थोड़ा कम होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेजेस यूज़ होते हैं, इडियम्स यूज़ होते हैं, सिम्बॉलिक मीनिंग्स यूज़ होते हैं, तो चीज़ें समझ में नहीं आती एकदम से, कंटेंट नहीं मिलता लिखने के लिए, राइट. तो इनको देख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से हम लोग लॉन्ग आंसर्स में तो कवर कर ही लेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या पूछा है. First, find in the first stanza 3 things that cannot happen in a treeless forest. और वो क्या पूछ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट जिसमें ट्रीज नहीं है उसमें क्या 3 चीजें नहीं हो पा रही हैं. द 3 things that cannot happen in a treeless forest are, पहली चीज सिटिंग ऑफ द बर्ड जो है वो बैठ नहीं पा रही हैं ट्रीज के ऊपर. द हाइडिंग ऑफ द इंसेक्ट्स जो है वो कहाँ जाके छुपे, राइट, ट्रीज ही नहीं है तो. एंड लास्ट, द सन बेरिंग इट्स फीट इनटू द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट. क्या है, पेड़ ही नहीं है तो जो सन की जो रेज आ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी शैडो नहीं बन रही है और उसमें क्या है वो अपने आप को छुपा नहीं पा रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट आर नॉट पॉसिबल इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट. व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड. क्या है, एक आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए, उनसे क्या एक इमेज बन के आ रही है. सन बेरी इट्स फीट इन शैडो. What could the poet mean by sun's feet? अब यहाँ पे सन के फीट, सन के पैरों के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं. The sun's feet refer to the rays of the sun that fall on the earth. और जो सन के जो फीट हैं वो मतलब उससे वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं, रेज की बात कर रहे हैं, किरणों की बात कर रहे हैं सन की. एंड देर इज नो शैडो ऑन द ग्राउंड बिकॉज देर आर नो ट्रीज. और क्या हो रहा है, वो रेज जब किसी चीज पे गिरेंगी, किसी चीज से टकराएंगी, उसी के बाद तो उधर शैडो क्रिएट होगी ना. तो जब पेड़ ही नहीं है तो कोई शैडो ही क्रिएट नहीं हो रही है. द रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. In a forest with trees, the shadow hides the sun rays, and it seems the sun is burying its feet in the shadow that fall from the trees. और क्या है, जब अगर पेड़ अगर होते फॉरेस्ट में तो क्या है, जो सन रेज आती हैं उसकी वजह से शैडो बनती, और जो शैडो की मतलब जैसे हम रेज को क्या कह रहे हैं, उनके पैर कह रहे हैं, है ना, तो वो क्या करते, फिर उन शैडो में क्या करते, अपने पैरों को छुपा लेते. लेकिन क्योंकि वहां पे ट्रीज है ही नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, Where are the trees in the poem? What do their roots, their leaves and their twigs do? अब वो पूछ रहे हैं कि पोएम में जो पेड़ हैं वो एक्चुअल में कहाँ है और उनकी जो लीव्स हैं, रूट्स हैं और ट्विग्स हैं वो क्या कर रहे हैं. इन द पोएम द ट्रीज आर ट्रैप्ड इन द पोएट्स हाउस. तो पोएम में क्या है, जो ट्रीज हैं वो कहाँ पे ट्रैप्ड हैं, पोएट के घर के अंदर. Their roots work all night to disengage themselves. और क्या है, जो रूट्स हैं वो पूरी रात काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं अपने आप को डिसंगेज करने के लिए, अपने आप को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर. और वरांडा फ्लोर में जो क्या है, वहाँ के जो सीमेंटेड फ्लोर है उसमें क्या है, क्रैक्स आ गए हैं, दरारें पड़ गई हैं, उसमें से वो क्या कर रही हैं, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं. लीव्स ट्राई वेरी हार्ड टू मूव टूवर्ड्स द ग्लास. और जो लीव्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, बहुत पुश कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि वो जो विंडो पेन्स हैं, ग्लासेस हैं, उनको तोड़ सकें. and put a lot of pressure on it so that it breaks, while the small twigs get stiff with exertion. और जो twigs हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं और अपने आप को स्टिफ कर रखा है because of that exertion. All right. What does the poet compare their branches to? अब poet ने branches को किस चीज़ से compare किया है. The poet compares the branches to newly discharged parents of the hospital. क्या है, branches को उन्होंने compare किया है उन patients से जो नए नए एकदम अभी क्या हुए हैं, discharge हुए हैं hospital से. The large branches of the trees have
trees become cramped due to the roof above them. When they get free, they rush, stumbling to the outside world. और क्या हो रहा है कि जो लार्ज ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज हैं वो क्रैम्प हो गई हैं इतना ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से, एंड वो बहुत ज़्यादा एक बहुत हरिड मोशन है, जल्दीबाजी कर रहे हैं वो बाहर निकलने के लिए. जैसे आपके जो पेशेंट्स होते हैं वो भी एक जल्दबाजी में होते हैं कि बस अब हमें इस जगह से छुटकारा मिल जाए, हम क्या हो हॉस्पिटल को छोड़ के भाग जाएं. While doing so, they look half dazed, like the patients who wait for a long time to get out of the hospital. All right. How does the poet describe the moon at the beginning of the third stanza and at its end? What causes this change? अब हमारे को क्या है, दो जगह पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसका, मून का, एक तो स्टार्टिंग में और एक एंड में. तो क्या बताना चाह रहे हैं हम दोनों तरीके से, दोनों जगहों पे मून के बारे में पोएट क्या बता रही हैं. At the beginning of the third stanza, the poet says, the full moon is shining in the clear sky in the fresh night. क्या है, जब तक पेड़ बाहर नहीं निकल पाए हैं तब तक क्या है, जो पोएट कह रही हैं कि जो नाइट स्काई है वो बिल्कुल क्लियर है और क्या है, फुल मून वहां पे चमक रहा है, दिख रहा है, जब तक पेड़ जो है वो बाहर नहीं निकले हैं. At the end of the stanza, she describes that the moon breaks into pieces like a broken mirror. और उसी स्टैंजा के एंड में क्या हो रहा है, क्योंकि ओक ट्री अब बाहर है, ओक ट्री की जो ब्रांचेस हैं उन्होंने क्या किया है, ओवर पार कर लिया है, शैडो कर लिया है मून को. तो अब जब मून को हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसके क्या है, छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं. As the trees move outside, they cover some of the shine of the moon. और क्या है, जो फ्लैश है, जो शाइन है, जो ग्लेयर है मून का, उन पेड़ों से क्या हो रहा है, वो कवर हो जा रहा है. एंड इट कैन बी सीन ओनली इन पार्ट्स. और जो मून है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ही दिख रहा है. दिस इज वाई इट सीम्स दैट द मून हैज ब्रोकन इनटू पीसेस. और इसी वजह से क्या है, वो छोटे छोटे पीसेस में दिखने की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो टूट गया है. What happens to the house when the trees move out of it? और पेड़ का क्या हाल, घर का क्या हाल होगा जब पेड़ क्या है, बाहर निकल चुके हैं. When the trees move out of the house, the glasses break and the whispers of the trees vanish, leaving the house silent. और क्या है, वो निकले हैं तो भाई सारे क्या हैं, सारी बंदिशों को तोड़ के निकले हैं, तो ग्लास क्या है, वो टूट गए हैं. और क्योंकि वो अब यहाँ नहीं है तो कोई भी आवाज़ नहीं है, कोई भी विस्पर्स नहीं है, और जो घर है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल साइलेंट है. Why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letters? Letters में वो departure of trees के बारे में क्यों नहीं लिख रही हैं? Could it be that we are often silent about important happenings that are so unexpected that they embarrass us? Think about this again when you answer the next set of questions. और वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो चीज़ है कि उसको होने कैसे दिया हमने, क्या ऐसा हो सकता है कि पोएट फील्स एम्बैरेस्ड ऑफ सच एन इंसिडेंट. ठीक है, तो यही हम आंसर में देखेंगे. The poet hardly mentions about the departure of the forest from the house in her letters because it is humans who did not care for nature in the first place. और क्या हुआ कि हमने ही क्या किया है, नेचर के बारे में पहले नहीं सोचा है. So maybe the poet now thinks that nobody would be interested in knowing the efforts that the trees are making in order to set themselves free. क्या है कि humans ने ही, mankind ने ही क्या किया है, ट्रीज या फिर विमेन, उनको नेग्लेक्ट किया है इतना टाइम. दैट इज वाई शी फील्स कि ये जो स्ट्रगल है ट्रीज का, औरतों का, वो जानने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. इफ एनीवन वुड हैव केयर्ड अबाउट द ट्रीज दे वुड नॉट हैव डिस्ट्रॉयड देम. और अगर आप उनको इतना ही ज़्यादा आपको केयर होती, आपको प्यार होता, तो आप उनके साथ में ऐसा नहीं करते, आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते. उनकी जो नेचुरल प्लेस है बाहर, उसकी जगह आप उनको ट्रैप करके घर में नहीं रखते. It seems that this whole beauty of trees moving back to the forest can be seen and only felt by the poet. और ये जो ब्यूटी है इस चीज़ में कि जो ट्रीज हैं वो फाइनली डिसंगेज होके बाहर निकल रहे हैं, इसमें जो सुंदरता है, इसमें जो ब्यूटी है, वो सिर्फ पोएट एड्रियन रिच ही देख पा रही हैं. Now that you have read the poem in detail, we can begin to ask what the poem might mean. अब क्या है, जब आपने पोएम अच्छे से पूरी पढ़ ली है तब आप एक्चुअल मीनिंग बता सकते हो कि पोएम का मतलब क्या है. Here are 2 suggestions. Can you think of the others? 2 suggestions आपको दिए गए हैं, उसी के बारे में पूछ रहे हैं और भी सोचने के लिए आपको बोला है. Does the poem present a conflict between man and nature? Compare it with the tiger in the zoo. क्या है, ये जो पोएम हम पढ़ के आए थे इसी के जैसा सिमिलर इंस्टेंस बनाने के लिए वो बोल रहे हैं कि क्या ये भी
नेचर और ह्यूमंस के बीच की एक लड़ाई है, एक कॉन्फ्लिक्ट है. Is the poet suggesting that plants and trees used for interior decorations in cities while forests are cut down are imprisoned and need to break out? अब क्या है कि एक तो आप क्या कर रहे हो, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उनको तोड़ मतलब काट रहे हो, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप इंडोर प्लांट्स का कल्चर ले आए हो कि आप घर में प्लांट्स को रखने लगे हो. तो इज दिस रियली राइट? उनकी जो नेचुरल प्लेस है उससे उठा के आप उनको अलग कर दे रहे हो और जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो. तो यहाँ पे कंपैरिजन हमको ड्रॉ करने के लिए बोला है इन रिलेशन टू द चैप्टर द पोएम अ टाइगर इन द जू. Yes, the poem presents a conflict between man and nature. बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमन और जो नेचर है उसके बीच का ही कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे. Man has always caused harm to nature without realizing that it actually is a harm to human race. और क्या है, मतलब जो ह्यूमन काइंड है उसने क्या किया है, फॉरेस्ट को, नेचर को इतना परेशान किया है, खराब किया है, डिस्ट्रॉय किया है विदाउट रियलाइजिंग कि ये उल्टा उन पे ही भारी पड़ेगा, क्योंकि यू आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ नेचर, ऑलराइट, नॉट द अदर वे राउंड. Humans cut down forest for forest goods, which has destroyed a lot of natural beauty. और जो भी हमको resources मिलते हैं उनको सिर्फ अपनी ज़रूरतों से के लिए यूज़ नहीं कर रहे, हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको मतलब माइन कर रहे हैं, निकाले जा रहे हैं जितनी हमको ज़रूरत नहीं है, और उससे क्या हो रहा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अब डिप्लीट हो रहे हैं. By keeping trees inside walls and denying them from their natural home, they are denying them their freedom. और अब क्या कर रहे हैं हम, एक दो इंडोर जो प्लांट्स का कल्चर है उससे हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज को उनका जो नेचुरल फ्रीडम है उससे डिनाई कर रहे हैं, उससे दूर रख रहे हैं. That is why the trees want to move out. Similarly, in the poem A Tiger in the Zoo, the poet shows that animals feel bounded by cages and they want to get free and run wild in the open. जैसे पेड़ हैं, पेड़ों को अगर हम अंदर रख रहे हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर रख रहे हैं, ये गलत है. और वो क्या कर रहे हैं, दे वांट टू ब्रेक ऑल द चेन्स एंड जस्ट गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, अपने नेचुरल हैबिटेट में जाना चाहते हैं. सिमिलरली जैसे हमने टाइगर को क्या है, जू में रखा है, उसकी वाइल्ड लाइफ से अलग रखा है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से हटा के हमने उसे क्या किया है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा है. जस्ट क्यों? क्योंकि हम हम खुश होते हैं, हम अपने एंटरटेनमेंट चाहते हैं. दैट इज वाई वी हैव केप्ट अ क्रीचर, अ लिविंग क्रीचर इनसाइड अ जू वेयर इट डज नॉट बिलोंग. सो यस, नेचुरली दोनों ही चीजें क्या हैं, पूरी तरीके से गलत है. ऑन द अदर हैंड, एड्रियन रिच हैज बीन known to use trees as a metaphor for human beings. और क्या है, एड्रियन रिच जो हैं वो क्या करती हैं, ट्रीज को एज अ मेटाफर यूज करती हैं, सिंबॉलिक तरीके से यूज करती हैं. किस लिए? ह्यूमन बींग्स को डिपेक्ट करने के लिए. दिस इज अ रिकरेंट इमेज इन हर पोएट्री. और ये क्या है, रिकरेंट मतलब बार बार होता है इनकी पोएट्रीज में. What new meanings emerge from the poem if you take its trees to be symbolic of this particular meaning? और क्या है कि अगर आप इस तरीके से इस पोएम के बारे में सोचते हो तो क्या नए मीनिंग सामने आते हैं. If trees have been used as a metaphor for human beings, then the poem would mean that, like the trees, women of the society too want to break free from the boundaries that life puts on them. और यहाँ पे अगर हम ट्रीज को वुमेन की तरह मानते हैं कि भाई जो ट्रीज हैं, जो बात हो रही है पूरी वो वुमेन की बात हो रही है, तो एक्चुअल में वुमेन जो भी हैं, वुमेन जो हैं उनके ऊपर क्या है, बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए गए हैं सोसाइटी के द्वारा. एंड ऑल्सो वुमेन भी चाहती हैं कि अब वो इन सारे शैकल्स को तोड़ें और वो बाहर निकलें. Humans have become selfish and greedy. Man would also want to enjoy the beauty of nature and go out in the open and be free just like the trees. तो ऐसे ही और लेडीज़ जो होती हैं, औरतें होती हैं, वो भी चाहती हैं कि हम बाहर निकलें एंड वी एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी, जैसा कि ट्रीज चाहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में जाके रहना. ऑलराइट. So these were the NCERT solutions. With this, we have completed the poem, The Trees, a beautiful poem with a beautiful message, जिससे हमें आजकल की अपनी सिचुएशन के बारे में भी पता लगता है, आज भी प्रेवलेंट है और इस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.